हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है हम लोगों की बायोटेक्नोलॉजी की क्लास चल रही थी, जिसका आज मैं पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब जीवों का टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था, कुछ वैक्सीन्स बताए थे, एंटीबायोटिक बताया था, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे जैव ईंधन, है ना, मतलब जीवों से ही ईंधन प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैव ईंधन बोलते हैं। जैसे बायोडीजल, ठीक है, बायोगैस है, फॉसिल्स फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम इत्यादि, ठीक है। आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कि हमारे जो धरती पे, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव बड़े बड़े जीव पाए जाते थे, जैसे डायनासोर हो गया या अन्य प्रकार के जीव जो प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ था, ज़मीन के अंदर धंस गए थे, जिनके कारण क्या हुआ था, कुछ ईंधन का मतलब ईंधन का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बायोडीजल फॉसिल्स फ्यूल से प्राप्त होते हैं, है ना। किससे प्राप्त होते हैं? फॉसिल्स फ्यूल से प्राप्त डीजल में कार्बन 15 का सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है जी। कुछ पौधों से, कुछ बीज से प्राप्त तेल में C15 के कुछ यौगिक पाए जाते हैं, जिससे स्टेरिफिकेशन के द्वारा डीजल में परिवर्तन किया जाता है। तब इस डीजल को बायोडीजल कहते हैं, जैसे जेट्रोपा, रतनजोत, करंज, सोयाबीन इत्यादि, है ना। तो हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल से प्राप्त डीजल में क्या होता है, कार्बन 15 तथा कुछ सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, और कुछ पौधों के बीज से भी प्राप्त तेल में कार्बन 15 के यौगिक पाए जाते हैं, जिसे इस टेरिफिकेशन के द्वारा क्या मिलता है, डीजल में परिवर्तित किया जाता है। अब इस डीजल को ही क्या बोलते हैं, बायोडीजल, ठीक है। जैसे जेट्रोपा, जिसको क्या बोलते हैं, रतनजोत बोलते हैं, करंज और सोयाबीन इत्यादि। अब देखते हैं कि बायोगैस कैसे मिलती है, ठीक है। बायोगैस कैसे मिलती है? जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिकों के किण्वन से, किसके? कार्बनिक यौगिकों के किण्वन से अपघटित होकर निम्नलिखित प्रकार के गैसों का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया है, NH3H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। जैसे गोबर, है ना, गोबर से हम लोग बनाते हैं बायोगैस। तो ऐसे क्या बनती है बायोगैस, मतलब बहुत सारे जीवाणु क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का किण्वन से अपघटित होकर क्या बनाते हैं, गैस का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। जैसे अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। इन सभी गैसों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, मेथेन गैस पाई जाती है, जो एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, ठीक है। क्या है? अत्यंत ज्वलनशील गैस है। मीथेन के कारण ही इसे घरेलू ईंधन के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर मीथेन नहीं होती, ठीक है, हमारे घर जो यूज़ कर रहे हैं गैस घरों में, तो अगर मीथेन नहीं होती तो वो ज्वलनशील नहीं होती। मीथेन ही क्या होती है, अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए हम उसका उपयोग क्या करते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में कर पा रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस गैस के कारण ही हम मतलब घरेलू ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो किसके कारण करते हैं स्टूडेंट? मीथेन के कारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 70% रहती है, बाकी 30% में अन्य गैसेज होती हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसेज रहती हैं। तो जिसमें से सिर्फ मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 70% होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। CNG यह पेट्रोलियम प्राप्त करने वाले स्थानों से प्राप्त किया जाता है। इसे सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल से प्रदूषण बहुत कम फैलता है। आजकल तो कार भी आने लगी हैं CNG वाली, गैस वाली, ठीक है, और क्या आने लगी, बाइक आने लगी, कार आने लगी। आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, और ये इसको इसलिए सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता, ठीक है। और CNG में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका प्रतिशत लगभग 85% होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब सर्वोत्तम ईंधन कौन सा माना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CNG में मीथेन गैस का परसेंट कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है, 85% होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रदूषित शहरों में व्यावसायिक वाहनों को CNG से चलाया जाता है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मुंबई है, ठीक है, कलकत्ता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि CNG का उपयोग किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। CNG वाहनों में भरने के लिए जगह जगह पर गैस स्टेशन का निर्माण किया गया है, और भारत में पहला CNG स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु के नागपट्टनम में स्थापित है, नागपट्टनम में, है ना। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहला CNG स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो अगर स्टेट की बात किया तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के भी अगर कोई प्लेस की बात की जाए तो नागपट्टनम में स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र, है ना, मतलब फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है, उर्वरक, और बायो का मतलब क्या होता है, जैव। तो जैव फर्टिलाइज़र मतलब जीवों के द्वारा बनाया गया उर्वरक, ठीक है। रासायनिक उर्वरक के द्वारा फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाता है, लेकिन लंबे समय में रासायनिक उर्वरक मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या हो जाती, कम हो जाती। हम यूज़ तो कर लेते हैं रासायनिक उर्वरक, जैसे यूरिया है, ठीक है, DAP है,
लेकिन तुरंत में बहुत सारा फ़ायदा देते हैं, बहुत सारी उपज देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो भूमि की उर्वरा शक्ति वहाँ से नष्ट होने लगती है। इसलिए क्या उत्पन्न किए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, बायो फर्टिलाइज़र बनाए गए हैं, है ना। तो साथ ही रासायनिक उर्वरक से फसलों के उत्पादन या का भोज्य पदार्थ का उपयोग करने से कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसी वजह से रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ है कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करके किस चीज़ का उपयोग किया जाने लगा है, जैव उर्वरक का, ठीक है। और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैव उर्वरक के रूप में हम सूक्ष्म जीवों को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधे अवशोषित करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जीव का, मतलब किसका, वंश का, वंश मतलब केचुआ का, ठीक है। कंपोस्ट मतलब खाद बना रहे हैं, तो जो भी क्या है, एक जैव उर्वरक है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी क्या किया जा रहा है, जीवों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी कितना मतलब अच्छा खाद होता है और कितना मतलब पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उससे वृद्धि भी होती है और शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी वो नियमित बनाए रखता है, ठीक है। तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले कुछ जीव हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का भी उपयोग किया जाता है, जैसे राइजोबियम का उपयोग कहाँ किया जाएगा स्टूडेंट, दाल वाली फसलों में किया जाएगा, दलहनी फसलों में, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम, एज़ोटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। स्टूडेंट एज़ोटोबैक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, धान वाले खेतों में किया जाता है, ठीक है। एजोला या एज़ोटोबैक्टर का। क्लॉस्ट्रीडियम का भी उपयोग, क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। इन सबका उपयोग कहाँ जाता है, फसलों में किया जाता है, ये जीवों का उपयोग बैक्टीरियल, ठीक है। और कुछ शैवाल भी, जैसे एजोला का भी उपयोग मैंने अभी आपको बताया था, धान के खेत में नॉस्टॉक, एनाबिना और एल्फा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सबका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, जैव उर्वरक या जैविक खाद बनाने में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो खाद होता है बहुत ही प्योर होता है और भूमि के लिए भी बेस्ट होता है और शरीर के लिए भी। अगर हम उस खाद से अगर कोई पौधे से हम यूज़ कर रहे हैं उन पौधों को, खाद वाले पौधों को, जैविक खाद वाले पौधों को, तो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैविक खाद या बायो मैन्योर क्या होता है। इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग पेड़ पौधे, व्रत, पत्तियां, टहनियाँ, जानवरों के मल मूत्र एवं गोबर, हड्डियों के सींग तथा रक्त को शामिल किया जाता है। ये सभी पदार्थ सड़ने के उपरांत खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका उपयोग फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूज़ कर सकता है कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैव खाद क्या होता है, ठीक है। तो जैव उर्वरक आप समझ गए होंगे, कुछ बैक्टीरियल के द्वारा, कुछ फंगस के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ एल्गी के द्वारा बनाए गए हैं खाद, ठीक है, उर्वरक। अब जैविक खाद किसके द्वारा बनाए जाते हैं स्टूडेंट, जैविक खाद किसके द्वारा बनता है, पेड़ पौधे, मृत, पत्तियां, टहनियाँ, जानवर के मल मूत्र, गोबर से, ठीक है, हड्डियों से, ये सब से क्या बनता है, बायो मैन्योर बनता है, ठीक है, या जैविक खाद बनता है, जिसका उपयोग करने से क्या होता है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। उर्वरक में कोई खास पोषक तत्व होता है, जबकि खाद में कई पोषक तत्वों का समूह होता है। तो बेस्ट क्या हो गया, खाद हो गया, ठीक है। उर्वरक में कोई खास पोषक तत्व, कोई खास ही पोषक तत्व होंगे, लेकिन खाद में कई सारे पोषक तत्व होंगे, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, हरी पत्तियां या ह्यूमस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिस पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होगी, मतलब जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी, उससे हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। हरी खाद क्या होती है, कुछ आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जब फसलें हो जाती हैं, मतलब जब फसल उत्पादन हो जाता है, ले लिया जाता है, फसल कटाई हो जाती है, उसके बाद कुछ समय के बाद जुताई करके कुछ पौधे लगाए जाते हैं, जैसे सनई है, सनई के पौधे लगाए जाते हैं, कुछ दलहनी पौधों के, ताकि वो राइजोबियम इकट्ठा कर लें, है ना। तो वो खाद क्या होती है, हरी खाद होती है, और कुछ समय के बाद उनकी हरे ही रूप में क्या कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है, ठीक है। तो वो हरी खाद क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देती है ना, किसको, मतलब धरती, मतलब भूमि को नाइट्रोजन देती है। इसलिए ग्रीन मैन्योर का निर्माण क्या होता है, सर्वाधिक पत्ती प्रयोग होता है, ठीक है। अब ग्रीन ब्लड किसको बोलते हैं, गेहूँ के पौधे को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। जो गेहूं का छोटा पौधा होता है स्टूडेंट, उसका यूज़ बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है, पता है। जो गेहूं स्टोन में भी किया जाता है, मतलब जो पथरी की बीमारी में भी किया जाता है, किडनी संबंधी रोग में भी किया जाता है, और ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, शुगर कंट्रोल करने में किया जाता है। मतलब अगर गेहूँ के मतलब छोटे छोटे पौधे की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका जूस अगर पीने से बहुत सारी बीमारियों से लाभ मिलता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैव कीटनाशी या बायो इंसेक्टिसाइड, रासायनिक कीटनाशी एल्ड्रिन, मेथ्रियोन, गैमेक्सिन,
थाइमेट, एंडोसल्फान, डीडीटी का प्रयोग करने पर वातावरण प्रदूषण फैलता है क्योंकि ये अपघटित नहीं होते। आप लोगों ने मतलब देखा होगा या यूज़ किया होगा कभी आप लोगों के खेतों में इंसेक्टिसाइड, है ना। तो ज़्यादातर हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, जो एल्ड्रीन है, मेथियोसोन है, गैमेक्सिन है, थाइमेट है, एंडोसल्फान है, डीडीटी, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है क्योंकि ये अपघटित नहीं होते। रासायनिक कीटनाशक से उत्पादित फसल का उपयोग करने पर क्या होता है, शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन हम इनसे बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैव कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि नीम का तेल है, ठीक है, नीम की खली है, और ट्राइकोडर्मा कवक है, गैम्बूसिया मछली का उपयोग कर सकते हैं। गैम्बूसिया मछली का उपयोग किसके लिए करेंगे, मच्छरों के लिए करेंगे, और कुछ इंसेक्ट के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो उसका उपयोग कर सकते हैं कि आप अपने फार्म में क्या कर सकते हैं, एक तालाब में 2-4 गैम्बूसिया मछली लाकर डाल देंगे तो वो आसपास के कीट को क्या करेगी, वो मछली खा लेगी, ठीक है। तो ये इससे भी आप बचाव कर सकते हैं, जीओ का उपयोग करके बचाव कर सकते हैं, नीम का तेल यूज़ कर सकते हैं, नीम की खली यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर डीडीटी का उपयोग नहीं करना है, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गैम्बूसिया मछली भोजन के रूप में मच्छर के अंडे को खाती है, इसलिए मलेरिया से उन्मूलन की गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप अपने फॉर्म में या आसपास हमेशा एक पॉट बना करके या कुछ बना करके आप गैम्बूसिया मछली का मतलब उपयोग करके क्या कर सकते हैं, आसपास के मच्छर कीट हैं उनको मतलब दूर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गैम्बूसिया मछली क्या करती है, मच्छर के अंडे को खाती है या मच्छर को भी खा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पराजीनी फसल, जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं इसको। जब किसी अच्छे गुण वाले बाहरी जीन को फसलों में डालकर उत्पन्न नस्ल की फसल तैयार की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पराजीनी फसल बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने अच्छे अच्छे गुण किसी फसल से ले लिए, ये क्या ये जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक गेहूं की लंबाई है, ठीक है, ठीक है, लंबाई का गुण ले लिया आप, लंबाई के जीन ले लिया आपने उससे, उस गेहूं की मोटाई के जीन ले लिया आपने, ठीक है, उस गेहूं का आपने ग्रोथ के जीन ले लिए कि ये कम टाइम पे तैयार हो रहा है। तो इस सारे जीन को एक फसल में मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और उससे जो नया पौधा बनता है या नया गेहूं की जो फसल बनेगी वो क्या कहलाएगी, पराजीनी फसल कहलाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में पहली पराजीनी फसल कौन सी थी, टमाटर की थी। बाहरी जीन से फसलों में मनचाहे गुणों को विकसित किया जाता है इसमें, मतलब आप मनचाहे गुण डाल सकते हैं उसके अंदर कि मुझे टमाटर ये चाहिए या इस टाइप का, इस साइज का चाहिए, ठीक है, या इस कलर का चाहिए, रेड कलर का चाहिए, ऑरेंज कलर का चाहिए, तो आप एक ही फसल में ऐसे गुण डाल सकते हैं, मनचाहे आपकी जो इच्छा है वो गुण विकसित कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पराजीनी या ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहला क्या था, ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या थी, एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, टमाटर थी। बाहरी जीन से फसलों में मनचाहे गुणों को विकसित किया जाता है जिससे फसल के उत्पादन तथा पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। बीटी कॉटन, बीटी बैगन, गोल्डन राइस एक्सेट्रा इनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो पहला परजीनी फसल क्या था, टमाटर बनाया गया था। अभी तक कौन कौन सी ट्रांसजेनिक फसल बनाई गई हैं, अभी तक है आलू, टमाटर, मक्का, चावल, गेहूँ, इन सभी फसल का पराजीनी फसल तैयार किया जा चुका है। गोल्डन राइस विटामिन ए प्रचुर स्रोत, मतलब गोल्डन राइस जो होता है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है। भविष्य में वैज्ञानिक जो है विटामिन, एंटीबायोटिक जैसे तत्वों के साथ फसलों को उत्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि भविष्य में क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक, ऐसी ही फसल ला रहे हैं जिसमें विटामिन, एंटीबायोटिक जैसे तत्वों का समावेश करके फसल को उत्पादित करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो हम लोग विटामिन बाहर से लेते हैं ना, टैबलेट्स वगैरह खाते हैं या एंटीबायोटिक की टैबलेट खाते हैं, तो हमको वो कहाँ मिल जाएगी, आपकी फसलों में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी खोज पे क्या चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक क्रॉप भी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप बन चुकी हैं और फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी, इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। आपने बायोटेक्नोलॉजी में कितनी सारी चीज़ें पढ़े, वैक्सीन पढ़े, ड्रग्स पढ़े जो जीवों से बनाई जा रही है, एंटीबायोटिक पढ़े, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़े, कुछ जैव ईंधन पढ़े, जैविक खाद पढ़े, जैव उर्वरक पढ़े, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्जाम में, और आपके दैनिक दिनचर्या के लिए आप लोगों को ये नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू। बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।